शर्तें हमेशा जीतने के लिए लगाई जाती हैं, मगर आज की जो शर्त लगी थी वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए लगी थी। हारने वाला कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, हारने वाला भी बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी ने जेपी नारायण से एक शर्त रखी, और शर्त कुछ इस तरह रखी थी कि उन्होंने एक काम दिया था कि तुम इस काम को कर दो तो मैं मान जाऊंगी, यानी कि आप इस शर्त को जीत जाएंगे। जैसा वो चाहती थी वैसा ही होता है। जेपी नारायण शर्त जीत जाते हैं और इंदिरा गांधी जी शर्त को हार जाती हैं। जेपी नारायण शर्त नहीं जीते थे, बल्कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई थी, सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे ही जा चुके थे, आगे ना मरें, शायद इसीलिए वो शर्त रखी गई थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। इसको सुनकर आपको भी लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे क्रूर व्यक्ति रहे हैं, और उन्होंने शायद ये ऐसा व्यक्ति, ऐसी कहानी आपने किताबों में सुनी होगी, मगर आज की कहानी ये वाकई सचमुच आपकी आंखों के सामने है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है भिंड, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है सिंहपुरा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1958 की। क्षेत्र में पंचायत चुनाव चल रहा था, और ख़ासकर प्रधानी का चुनाव जो होता है वो बड़ा रिस्की चुनाव होता है। कई बार लोग दुश्मनी तक मानने लगते हैं। गांव का एक बालक, अभी उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसने एक पक्ष का झंडा उठा लिया, यानी कि उसके तरफ उसने प्रचार प्रसार करने लगा। गांव के दूसरे दबंगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उस लड़के ने अपनी बात पर अड़िग रहा और कहा कि मुझे तो इन्हीं का समर्थन करना है। बस ये समर्थन करना उस लड़के का वाकई बहुत भारी पड़ जाता है। गांव के वो दबंग लोग, जिनमें लगभग संख्या 6 बताई जा रही थी, उन 6 लोगों ने उस लड़के को बहुत मारा पीटा, और वो तब तक मारते रहे जब तक क्या उस लड़के के ये समझ लीजिएगा कि प्राण निकलने को तैयार थे। जो भी लोग इसे देख रहे थे पिटता हुआ, वो ये समझ रहे थे कि शायद ये कभी ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। इस बात की खबर जब उस लड़के के पिताजी को चलती है तो वो दौड़ते हुए आते हैं और उस अपने बेटे को बचाने के लिए उन लोगों से, उन दबंगों से रहम की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, अब वो आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये समझ लीजिएगा कि लड़का कहीं ना कहीं मर ही चुका था। उसको बैलगाड़ी में रखकर सीधा उसके पिता जाते हैं थाने, और जाकर कहते हैं कि गांव के दबंगों ने मेरे बेटे को मारा है, साहब कुछ करिए। मगर पुलिस भी उन दबंगों के सामने बोना साबित हुई। मगर यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे वो शायद समझदार थे, सुलझे हुए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जा सकती है, इस बच्चे का इलाज कराओ, इलाज कराओगे तो शायद बच जाएगा, जितना इसे मारा है शायद बच भी ना पाए। उसके पिता अपने बेटे को बैलगाड़ी में रखकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल में जो इलाज था, उपचार था, वो शुरू हो जाता है। डॉक्टर भी शुरुआत में हाथ खड़े कर रहे थे कि ये लड़का बच नहीं पाएगा, मगर इसका इलाज शुरू होता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके बच्चे की हालत में सुधार हो रहा था। लगभग 20 दिन लगते हैं उसकी हालत में सुधार होने को, और 20 दिन के बाद उस लड़के को उसके पिता के साथ सुपुर्द कर दिया जाता है कि अब इसे आप ले जाइए और इसकी खिलाने पिलाने में कुछ ध्यान रखिएगा ताकि ये ठीक हो जाए। बाप बेटे दोनों गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचे ही थे, उन दबंगों ने उस बच्चे को देखने के बाद फिर से हमला बोल दिया। इस बार उस लड़के को उसके बाप ने पिटने नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक सुरक्षा कवच के रूप में उसके ऊपर गिर जाते हैं, और जो भी मार वार पड़ती है यहाँ उसके पिता को मार पड़ती है। पिता रहम की भीख मांगता रहता है, मगर उन लोगों को ज़रा भी ना शर्म थी, ना हया थी, ना उन्हें कोई खौफ था किसी चीज़ का, और वो उसके बाप को भी वैसे ही मारते रहते हैं। आखिरकार गांव के लोग तमाशा देखते रहते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता। बाप को पिटता हुआ देखकर वो लड़का भी रहम की भीख मांगता है। तो अब यहाँ से जो ये दबंग लोग हैं वो चले जाते हैं, मगर लड़का अपने पिता से कहता है कि मैं अब गाँव नहीं जाऊँगा, मुझे गांव आना ही नहीं है। शायद पिता को भी ये लगा कि गांव में रहेगा तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको ये मार डालेंगे। लड़का यहाँ से सीधा चंबल चला जाता है, और चंबल में जाने के बाद 2 व्यक्ति हैं जो कि जाने माने डकैत रहे हैं, भौर सिंह और माधो सिंह। उनसे जाकर मुलाकात करता है और जाकर अपने आप बीती बताता है। जब इन दोनों डाकुओं से ये लड़का अपनी आप बीती बताता है तो वो इसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम यहीं रहो। अब यहाँ रहकर इस लड़के ने जो भी डकैतों के नियम कायदे कानून थे उनको सीखा, गोली कैसे चलती है ये सीखी, बंदूक कैसे चलती है ये सीखी, और बचने के क्या तरीके होते हैं ये सब सीखा। करीब 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो भौर सिंह से और माधो सिंह से कहता है कि सरदार
मुझे एक काम करना है। सरदार उसकी बात मान लेते हैं और 12 लोगों की एक टीम बनाते हैं, यानी कि 12 डकैतों की टीम तैयार की जाती है। उनको हथियार दिए जाते हैं, साथ ही उनको गोलियां दी जाती हैं। ये लड़का सीधा 12 लोगों को लेकर अपने गांव पहुंचता है सिंहपुरा, और वहां जाने के बाद उन्हीं 6 दबंगों को, जिन दबंगों ने पंचायत चुनाव के दौरान इसको मारा था, पीटा था, इसके साथ जाति की थी, इसके पिता के साथ जाति की थी, उनको सभी के सामने खड़ा करके और गोलियों से भून दिया जाता है। गोलियां भी इतनी मारी जाती हैं कि गिनने वालों का भी कोई हिसाब नहीं था। गांव के लोग इस तमाशे को देख रहे थे, और इसी तमाशे के दौरान एक नया जन्म होता है, और जन्म होता है पंचम सिंह चौहान का। अब पंचम सिंह चौहान कोई नया नाम नहीं रहा था, बल्कि एक बड़ा नाम बन चुका था, खूंखार नाम बन चुका था। यहाँ से शुरुआत होती है पंचम सिंह की डकैती, लूट, हत्याओं की और अपहरण की। धीरे धीरे करके ये पहले सिंहपुरा से इसकी बदमाशी या डकैती की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ये एरिया बढ़ता चला जाता है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 25 जिलों में इस व्यक्ति का दबदबा कायम हो जाता है। जंगल में रहना, जंगल में खाना, जंगल में ही सोना, सब कुछ अब जंगल में होता था, और जंगल के जानवरों से ये दोस्ती भी कर लेता है। कहते हैं कि जंगली जानवरों ने इस पर कभी हमला नहीं किया, डाकुओं डकैतों पर कभी भी जंगली जानवर कोई हमला नहीं करते थे। ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये उनकी भाषा या फिर उनके रहन सहन के तौर तरीके बहुत अच्छी तरह से सीख चुके थे। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और मरने वालों की, यानी कि हत्याओं का सिलसिला बढ़ता रहता है। हत्याएं उसने पहले शुरुआत 6 लोगों की हत्याएं की थी, और ये फिर 10, 20, 50, 60, 70 इस तरह से संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, और एक के बाद एक थानों में मुकदमे भी दर्ज होने लगते हैं। यानी कि अलग अलग ज़िलों के अलग अलग थानों में अब पंचम सिंह चौहान के विरुद्ध मुकदमों की एक झड़ी लगनी शुरू हो जाती है। और इसका गैंग का जो संख्या थी वो 12 से बढ़कर लगातार बढ़ती चली जाती है। 100, 200, 250, 300 इस तरह से लोगों की संख्या बढ़ने लगती हैं। इस बीच में इसने बहुत पैसा कमाया। जंगल में सोता था तो कहते हैं कि नोटों का बिस्तर लगा के सोया करता था। इसके नाम का खौफ इतना था, आपने फिल्म शोले देखी होगी। शोले फिल्म में एक डायलॉग खुद गब्बर सिंह कहता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक वैसे ही एक इंटरव्यू के दौरान पंचम सिंह चौहान कहते हैं कि उन दिनों 50-50 कोस दूर तक उसका इतना बड़ा खौफ था कि माँ अपने बच्चों से कहती थी कि बेटा सो जाओ नहीं तो पंचम सिंह आ जाएगा। इसका खौफ का आलम यह था कि जानवर भी कहीं ना कहीं पंचम सिंह चौहान के नाम से डरने लगे थे। यहाँ पर इसने जो पैसे की लूट डकैती की थी, इससे कई मंदिर बनवाए, कई स्कूल कॉलेज बनवाए। एक स्कूल तो इसने अपने मन से बनवाया था जिसमें बेइंतहा पैसा लगाया। जैसे कि इसने अपना घर बनाया था, घर में भी इसने लाखों रुपए उस दौर में लगाए थे। लगभग उसकी कीमत 1982 या 1982 के आसपास उस घर की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई थी। अब यहाँ से इसने ये लूट डकैती का जो सामान इकट्ठा करता है और यहाँ एक उससे कॉलेज बनवाता है। कॉलेज में एक नियम, एक शर्त रखी थी कि कोई भी शिक्षक या छात्र छात्रा देरी से अगर विद्यालय में आता है तो उसको 24 घंटे की कैद में रखा जाएगा। शुरुआत में एक शिक्षक देरी से आए थे, उनको उन्होंने कैद में रखा, 24 घंटे तक ना खाना दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। इसी तरह से कोई बच्चा अगर स्कूल में लेट आता था तो उसके साथ भी वो वैसा ही सलूक करते थे। उसे ना खाना मिलता था, ना पानी मिलता था, और उसको कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर आलम इस तरह से हो जाता है कि इस विद्यालय के अंदर कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक देरी से नहीं आता था और सभी लोग टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं। जब टाइम के पंक्चुअल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अच्छा रिजल्ट आता था, इसलिए कौन माँ बाप था जो इस डकैत के विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेगा। इसलिए हाई स्कूल यह हमेशा बच्चों से फुल रहता था और बच्चों स्कूल के प्रति माँ बाप का विश्वास भी लगातार बढ़ता चला जाता है। मगर इसका आतंक इस स्कूल के बाहर, इस गांव के बाहर, इस इलाके के बाहर लगातार बढ़ता चला जाता है और लोगों की हत्याएं, डकैती, लूट, फिरौती, अपहरण ये जब लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो इसके साथ साथ उसका एक काम और था जो कि स्थानीय राजनीति में, यानी कि 25 जिलों की राजनीति में पंचम सिंह चौहान की दखल बढ़ने लगती है। वो जिसकी तरफ वो इशारा करता था वही लोग गांव का प्रधान बन जाया करता था, वही व्यक्ति विधायक बन जाता था और वही व्यक्ति सांसद बन जाया करता था। बात जब दिल्ली तक पहुंचती है तो दिल्ली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, और पसंद नहीं आई इंदिरा गांधी जी को भी। इंदिरा गांधी जी ने एक बार जेपी नारायण से शर्त रखी थी, जेपी तुम हमारे लिए काम करोगे? कहते हैं कि हाँ बिल्कुल करूँगा। बोले तुम कर नहीं पाओगे। जेपी कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे जयप्रकाश नारायण नहीं कर सकते हैं। काम था
पंचम सिंह चौहान का समर्पण कराना। ये वाकई काम बहुत मुश्किल था, लेकिन जेपी नारायण अपना आप में एक हस्ती हैं, अपना आप में एक बड़ा नाम रहा है उनका। वो सीधा जाते हैं पंचम सिंह चौहान के पास, जाकर कहते हैं कि पंचम सिंह चौहान तुम समर्पण कर दो। अब इस समर्पण से पहले मैं कुछ थोड़ा सा और बैक चलता हूं। एक दिन पंचम सिंह चौहान ने अपने आप से एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने आप को 3 दिन के लिए गुफा के अंदर बंद कर लिया। और गुफा के अंदर बंद करने के दौरान उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और बस एक ही उसने तपस्या शुरू कर दी कि मुझे देवी के दर्शन करने हैं। और इसलिए वो उसने लगातार मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है। दिन गुजरने लगते हैं, घंटे गुजरने लगते हैं, और 3 दिन हो जाते हैं, न किसी देवी के दर्शन होते हैं और ना ही किसी देवता के दर्शन होते हैं। जब न किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो पंचम सिंह चौहान इतना बिफर जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। उस गुफा के अंदर जो कुछ मूर्तियां रखी हुई थी उनको वो खंडित कर देता है, और खंडित करने के बाद ये ऐलान करता है कि अब ना कोई मंदिर रहेगा और ना ही कोई मस्जिद रहेगी। मगर ये बात जब अपने लोगों से कहता है, उसकी संख्या 500 से ज़्यादा हो चुकी थी डकैतों की, जब उनसे ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आश्चर्यचकित होता है। और एक दिन एक रात में उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक महिला आएगी जो कि सफ़ेद कपड़े पहन के आएगी, और वो महिला तुम्हारी ज़िंदगी की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जब ये सपना देखता है तो उसे लगता है कि हो सकता है कि जिस देवी की मुझे तलाश थी वो देवी शायद मुझे मिलने वाली है। इसलिए इस सपने के बाद उसने मंदिर मस्जिद तोड़ने का जो फैसला था वो डिनाई कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। इसी बीच में जयप्रकाश नारायण इनके पास आते हैं, आकर कहते हैं कि पंचम सिंह चौहान तुम समर्पण कर दो, और ये बात मान लेते हैं। बात बहुत बड़ी थी लेकिन आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि उस सपने के बाद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। और जब ये समर्पण करने की बात मान लेते हैं तो उसमें 8 शर्त रखते हैं। 8 शर्त वो होती हैं कि हमें फांसी न दी जाए, हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाएं, हमें खेती करने के लिए ज़मीन दी जाए, साथ ही हमें जेल के अंदर नहीं रहना है बल्कि ऐसी अस्थायी जेल बनाई जाए जहां पर हम लोग रहें। समर्पण करने वाले पंचम सिंह चौहान अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके उस्ताद कहें या फिर उनके बॉस कहें, भौर सिंह डाकू, माधो सिंह डाकू भी शामिल थे। साथ ही 556 डकैतों ने एक साथ समर्पण किया, एक साथ सारे हथियार सरकार के आगे डाल दिए, और वो 8 की 8 शर्त मान ली जाती हैं। और एक भोपाल के पास गांव लगता है मूंगावाली, वहाँ पर अस्थायी जेल बनाई गई, और अस्थायी जेल बनाने के बाद यहाँ पर कोर्ट भी लगती है, और कोर्ट में ये तय होता है कि पंचम सिंह चौहान पर लगभग 300 से ज़्यादा मुकदमे हैं लूट, हत्या और डकैती के, और इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की हैं। जब ये केस चलता है तो जाहिर सी बात है जज साहब ने इनको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया। अब ये बात शर्त में रखी हुई थी, मगर कानून तो कानून होता है, कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बात कानून के तहत चल रही थी। और बात कोर्ट से होते हुए सीधे राष्ट्रपति तक जब अपील पहुंचती है तो वही जेपी नारायण एक बार इनके सामने फिर पेश होते हैं और राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी, इस व्यक्ति को फांसी न दी जाए। अगर फांसी दी गई तो हो सकता है कि क्षेत्र के लोगों में गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से लगभग 556 लोगों ने सरेंडर किया है, जो कि सब के सब डकैत थे। और वैसे ही होता है, आखिरकार राष्ट्रपति जी उनकी उम्र कैद में उस फांसी को तब्दील कर देते हैं। पंचम सिंह चौहान अपने साथियों के साथ जेल के अंदर कैद थे, बंद थे, मगर इसी बीच एक और चमत्कार होता है। जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना अभी पूरा कहाँ हुआ था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका दादी प्रकाश। ये भी एक अपना आप में बड़ा नाम था। एक दिन इनका सामना होता है इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी जी के सामने ये बातें कर रही थी तो इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि बातें तो बहुत करती हैं आप, क्या डाकुओं का मन बदल कर दिखाओगी? जब ये बात सुनती हैं दादी प्रकाश तो वो हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं, और वो कुछ कहती नहीं हैं। दरअसल उन्हें मालूम था कि एक अस्थायी जेल बनाई गई है जहाँ 550 से ज़्यादा डाकू डकैत मौजूद हैं। वहाँ जाती हैं और जाने के बाद वहाँ पर अपना अस्थायी बसेरा बना लेती हैं। यानी कि दादी प्रकाश 3 साल तक यहाँ पर रहती हैं, और 3 साल रहने के बाद इन लोगों के साथ वो ऐसा व्यवहार करती हैं, उन्हें जो भी अपने धर्म के बारे में है या फिर इंसानियत के बारे में है बहुत बारीकी से बताती हैं। 3 साल में तो सबसे बड़ा असर किसी पर पड़ता है तो पड़ता है पंचम सिंह चौहान पर। और पंचम सिंह चौहान का जो रवैया था, व्यवहार था, वो लगातार बदलता चला जाता है, और महज 8 साल में ही वो वहाँ के जेलर को इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि जेलर इनकी सज़ा को, बाकी को माफ़ करने के लिए
आगे एप्लीकेशन देता है और वो एप्लीकेशन मान्य हो जाती है और सरकार इनको हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर देती है। मगर यहाँ से रिहाई केवल इतने मात्र से काम नहीं चलता है, बल्कि ये लगभग 400 जेलों में जाते हैं और 400 जेलों में जाने के बाद लोगों को प्रवचन देते हैं और लोगों को सीख देते हैं कि आप बुराई के रास्ते से हटकर एक अच्छे रास्ते पर चले जाइए। यानी कि एक डाकू जो अब तक बड़ा खूंखार था वो साधु बन चुका था और लोगों को अच्छे अच्छे से संदेश दे रहा था, और वो संदेश थोड़े बहुत दिन नहीं बल्कि लगभग 40 वर्षों तक ये संदेश देता रहा है। मैंने इनके बारे में और कुछ पढ़ने की और कुछ जानने की कोशिश की, मगर 2018 के बाद में इनके बारे में कोई ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पाई है। 2018 के बाद में इनकी कोई खबरें अखबार में या मीडिया में प्रकाशित नहीं हुई हैं। इससे ये नहीं पता चल पाता है कि आज के तारीख में पंचम सिंह चौहान जिंदा हैं या मर चुके हैं। लेकिन वाकई इसमें एक नहीं, इसमें कई सारे चमत्कार हुए थे, और चमत्कार करने वाले भी कोई आम लोग नहीं थे, ये बड़े बड़े लोग थे। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।